तो ज़्यादा बोलने और कम सुनने की वजह से मेरा एक दांत टूट गया। तो सोचा कि डेंटिस्ट के पास तो जा ही रहा हूँ, उससे पहले एक और वीडियो बना लूँ, क्योंकि मन कभी सुनना तो चाहता है नहीं, उसको तो बस बोलने की या बस ज्ञान देने की उत्सुकता रहती है ना। तो बीते दिनों एक मामूली सी घटना घटी और एक अच्छा तजुर्बा हुआ कि संवाद होना यानी कम्युनिकेशन, क्या ये लगभग असंभव सा है? और क्यों ओशो जैसे विचारक को भी शायद यही लगा। तो मैंने सोचा उसी पर थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ मेरा तजुर्बा शामिल है और निश्चित ही कुछ बातें ऐसे लोगों की है जिन्हें मैं अक्सर पढ़ता रहा हूं, जैसे ओशो या सदगुरु। और इसमें पाएंगे आप दृश्यम मूवी का पूरा निचोड़ भी। ओके, तो एक बात, हम सबके पास एक जोड़ा कान है, राइट? अब जरा सोचे और बताएं कि क्या हमने उससे कभी कुछ सुना भी है, ठीक वैसा जैसा कि सामने वाले ने कहना चाहा हो, ठीक वैसा। और उसी तरह हम सबके पास एक जोड़ी आंखें भी हैं, मगर क्या हमने ठीक वैसा ही देखा जैसी कि असली स्थिति, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जैसी स्थिति सामने है, क्या वैसी ठीक स्थिति आप अपनी इन आंखों से देख पाए? तो अगर आपने दृश्यम मूवी के दोनों पार्ट्स देखे हो तो उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मुझे लगा, है ना। और जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद वो ये था कि दुनिया की आंखें नहीं होती, उसको वही दिखता है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। तो सोचिए, क्या सच में 2 अक्टूबर के दिन विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग में? और क्या सही में उन्होंने वहां पाव भाजी भी खाई थी? और क्या 3 अक्टूबर के दिन वापस वो अपने घर लौट आए थे? या फिर बस विजय सलगांवकर ने सबके दिमाग में ये एक दृश्य स्थापित कर दिया? तो इसीलिए महावीर या बुद्ध के पास जब भी कोई आता और बोला मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे सिखाइए, बात कीजिए, तो बुद्ध या महावीर ये लोग बोलते कि पहले सुनने की ठीक ठीक कला सीख के आओ। और क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगा वो तुम्हारे विचारों के पर्दे से होके गुजरेगा और बहुत संभावना है कि तुम मेरे अर्थ का कुछ अनर्थ निकाल ही लोगे। तो कॉर्पोरेट में मैं रहा हूँ, मैंने 15 साल आईटी में जॉब किया है, और वहाँ हम लोग को एक चीज़ सिखाई जाती है जिसको बोलते हैं राइट लिसनिंग, और लिसनिंग विदाउट प्रेजुडिस, और विदाउट गेटिंग बायस्ड, है ना। तो सही सुनने का, सुनने की कला का, राइट लिसनिंग का अर्थ क्या है? और मैं सौभाग्य से 800 लोगों की टीम का एक सीनियर मैनेजर रहा हूँ, और कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करवा पाना, सामने वालों को बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी प्रेजुडिस के सुन पाना, शायद मेरा ये सबसे बड़ा औजार रहा और मेरे बहुत काम आया ये कम्युनिकेशन, ये संवाद, है ना। और मतलब क्या? संवाद का मतलब यानी जो जैसा बोला गया हो, ठीक अगला उसको उसी तरह समझ पाए। हाँ, तो जब किसी ने कुछ कहा तो क्या हमने सुना, या बस सुनने और समझने का एक भ्रम पैदा हो जाता है? ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण और बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। ये पीछे नीले रंग में ये 5 किताबें देख पा रहे हैं आप? तो ये गीता हैं, ये गीता के 5 मुख्य अध्याय हैं, है ना। ऐसी 8 किताबें हैं, अभी 5 मेरे पास हैं। तो गीता की आज के समय में तो 1000 व्याख्याएं हैं, मगर कृष्ण ने जब गीता कही तो उनका तो एक ही अर्थ रहा होगा, इतना तो मानते हैं हम, है ना। तो
हमें मालूम है कि अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, सामने अपने थे और कृष्ण को गीता कहनी पड़ी। तो कृष्ण का अपना एक अर्थ, जिसे पहला अर्थ बोला जाएगा, जो असल अर्थ था। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी समझ के अनुसार उसको सुना, है ना, और उसके कुछ डर थे, कुछ संकोच था कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहता था, है ना, तो ये प्रेजुडिस थे। तो अर्जुन के लिए अब इस गीता का कुछ दूसरा अर्थ हो गया। शायद कृष्ण ने जिस तरह से कहा उस तरह वो ना सुन पाया, ठीक है, और शायद इसीलिए कृष्ण को इतनी लंबी गीता बोलनी पड़ी और एक के बाद एक अध्याय आते गए, ताकि जो कृष्ण बोलना चाह रहे हैं अर्जुन युद्ध में उतर पाए। तो पहला अर्थ कृष्ण का, दूसरा अर्थ लिया अर्जुन ने। अगर सही अर्थ ले लिया होता तो गीता इतनी लंबी खिंचती नहीं, पहली बात में ही बात समझ में आ गई होती। हाँ, अब दूरदर्शन पर महाभारत तो हम सब ने बचपन में देखी होगी, या फिर जो आज की पीढ़ी है, तो कोविड के दौरान बड़ी अच्छी द्वारा प्रसारित हुई थी महाभारत और रामायण दूरदर्शन पे, और बहुत अच्छी टीआरपी मिली, है ना, तो वो हमने निश्चित देखी होगी। तो ज्यादातर तो कम से कम हम लोगों को ये पता होगा कि संजय जो कि सारथी थे धृतराष्ट्र के, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो संजय ने भी पूरी की पूरी गीता सुनी और वो दृश्य देखा, बस अपने राजमहल में बैठकर, मतलब धृतराष्ट्र के साथ, है ना, और वही गीता फिर अंधे धृतराष्ट्र को भी कही। तो अब संजय ने भी निश्चित गीता का कुछ अलग तीसरा अर्थ निकाल लिया होगा, है ना, यही होता है ना। अब धृतराष्ट्र ने जब संजय से गीता सुनी, और उनके मन में हम जानते हैं कि युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था, पुत्र प्रेम, है ना, तो उनके मन में तो दुर्योधन के प्रति अंधा पुत्र प्रेम था ही। तो फिर यहां गीता का एक चौथा अर्थ हो गया, है ना। अब वो अर्थ क्या हो सकता है? शायद उनको लगा हो कि कृष्ण अर्जुन को समझा वगैरह कुछ नहीं रहे, वो तो बस अर्जुन को भड़का रहे हैं कि भाई तू सामने तेरे भाई हैं, मगर तब भी तू उनसे युद्ध कर और तू उनको मार डाल, है ना। तो ये चौथा अर्थ हो गया। अब माना जैसा कि जाता है, कृष्ण के अंत पर द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग चालू हुआ लगभग 5000 साल पहले। तो अब गीता के बोलने के 5000 साल बाद जब गोरखपुर गीता प्रेस जैसी कोई संस्था गीता का अपना ट्रांसलेशन करती है, या आइस्कॉन टेम्पल वालों ने प्रभु पाद जी महाराज ने अपना ट्रांसलेशन दिया, है ना, या फिर एक और लेखक हैं देवदत्त पटनायक हैं, उन्होंने अपना एक ट्रांसलेशन दिया। तो अब देवदत्त पटनायक की गीता और ओशो की गीता मैंने पढ़ी, उसी में मुझे काफ़ी अंतर नज़र आया, और मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा। ओशो बहुत प्रिय है और उसमें बहुत विस्तार से ऐसा लगा कि शायद कुछ अर्थ यही रहा हो। हाँ, मगर कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब आप देखिए 5000 साल बाद कुछ छठा, सातवां, आठवां कुछ अलग ही अर्थ निकला होगा, है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि जो गीता कही गई, क्या वो आज वैसी रह गई, वैसी ही हम तक पहुंचाई जा रही है, वैसी ही समझी जा सकती है। और अगर आज कृष्ण आ जाएं तो बहुत हैरान होंगे कि मेरे महानुभावों, ये सब तो मैंने कहा ही नहीं था, ये सब तुमने क्या लिख डाला। और ठीक वैसे ही अगर प्रॉफिट मोहम्मद अगर आज आ जाएं तो अपना शायद माथा ही पकड़ लेंगे कि कुरान की इन खूबसूरत आयतों का या जिहाद का तुमने अनर्गल क्या अर्थ निकाल लिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, और ये क्या बवाल मचा दिया। तो अब वापस लौटते हैं कम्युनिकेशन पर, संवाद पर, है ना, या आम भाषा में बोलते हैं बातचीत, है ना। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं किसी भी तरह की, एक एम्प्लॉय मैनेजर से बातचीत कर सकता है, पुत्र पिता से कर सकता है ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कर सकता है, एक दोस्त
दूसरे दोस्त दोस्त से कर सकता है, एक राजनेता है ना अपने जनता से कर सकता है। तो कम्युनिकेशन संवाद को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बातचीत के दौरान सही अर्थ दूसरे तक पहुंच जाए, ये क्यों इतना मुश्किल है, और क्यों किसी ने अंग्रेजी में बहुत ही ठीक कहा है। एक बहुत बहुत बढ़िया लाइन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में है, दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट द कम्युनिकेशन हैज टेकन प्लेस, and sometimes the loudest message is expressed through this silence, and sometimes by shouting the loudest we transmit the least, and we are hardly equipped to express even the simplest ideas with each other. तो किया क्या जाए जब कोई बोलता है, हाँ, तो जब कोई बोले तो क्या सिर्फ हम सुन सकते हैं, और उसका मतलब क्या है ना, कि जब कोई बोल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब उसी के बीच में आपके मन में कई तरह के विचार उठ रहे होंगे, तो सुनते वक्त शायद इस तरह के विचार मन में आ जाना कि अरे यार ये तो उम्र में बहुत छोटा लग रहा है, इसके तो बाल इतने बड़े हैं, हाँ, ये तो बड़ा आवारा टाइप लग रहा है, या कोई बोले कि यार ये तो किसी दूसरे धर्म का है, यार मैं इसको नहीं सुनना चाहता। तो ये विचार एक दीवार खड़ी कर देंगे और अर्थ का अनर्थ होकर वो बात हम तक पहुंचेगी। और दूसरी जरूरी बात जो अक्सर मैंने नोटिस की, जब हम बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले के विचार को समझने की बजाय हमारा कई बार उद्देश्य ये हो जाता है कि कैसे इसकी जैसी बात खत्म हो मैं तुरंत उत्तर दूं और इसको गलत ठहरा कर अपनी बात सही देने का प्रमाण जुटा लूं और वो उस तरह का उत्तर उसको दूं, है ना। तो शायद निष्कर्ष तो हमने पहले निकाल लिया होता है कि नहीं, बात तो मेरी ठीक है, मैं तो बस सुन रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, तुम अपनी बात खत्म करो और मैं प्रति उत्तर देता हूं तुमको, है ना। तो क्या केवल समझने के लिए कि अच्छा ठीक है मैं समझने का प्रयास करता हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और बड़े मौन होके बड़े शांत होके सुने, और जब उसका वक्तव्य या उसकी बात समाप्त हो तो कुछ सेकंड लेके उसको सिंक होने दें, सोचें कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, फिर थोड़ा समय लेके उत्तर दें, है ना। तो अगर ऐसा संवाद हो तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्या इस तरह से हम किसी एक अच्छे निष्कर्ष पर प्रेम पूर्वक नहीं पहुंच सकते, है ना। मगर समस्या कहाँ आती है संवाद में? तो सिनेमा हॉल है ना, सिनेमा हॉल में आपने एक प्रोजेक्टर देखा होगा जो पीछे लगा रहता है ना, और वो इमेजेस प्रोजेक्ट करता है और वही आपको उस पर्दे पर दिखाई पड़ती हैं, जो कि असल में तो एकदम सफेद पर्दा है ना, मगर वो सफेद पर्दा एकदम खो जाता है जो कि उसकी असलियत है। तो ठीक यही स्थिति हमारे मन के साथ लगातार बनी रहती है। हम वही सुनते हैं जो हमारा मन प्रोजेक्ट कर रहा है ना, या सुनना चाह रहा है। हम वही देखते हैं जैसा हमें दिखाया जा रहा है ना। अगर दृश्यम देखी तो ठीक ऐसी चीज हुई, उस मूवी में आप देखोगे तो ऐसा ही ठीक होता रहा, है ना। और अब इसी विषय को थोड़ा सा अगर मैं मोड़ दूं तो अब कई लोग फिर पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आता। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि हम पूछें कि मेरे मन की आंखों पर, मेरे दिमाग में जो इतने विचारों का, ये जो मेरे मन पर इतने विचारों का ये जो पर्दा है या ये जो चश्मा है, मैं इसको कैसे उतारूं कि जो सामने है परमात्मा, अगर वो है तो वो मुझे दिखाई देने लग जाए, क्योंकि ये विचार ही शायद हमें किसी चीज को जैसी है वैसी देखने से रोकते हैं। और चश्मा जब हटेगा तब शायद वो ऊर्जा, वो ओमनी प्रेजेंट एनर्जी जो हर जगह मौजूद है ना, उसको अगर आप शक्ल दे दें, नाम दे दें, है ना, उसी को आप भगवान बोल देते हैं, उसी को परमात्मा बोल देते हैं, तो शब्द
तब तब शायद हमें वो दिख जाए, जिसे जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और तब हम शायद देख पाएंगे कि ये बस वृक्ष नहीं है, ये बस पेड़ नहीं है, ये यहां परमात्मा ही फूलों में खिल रहा है। ये जो आकाश में ये जो बादल हैं, ये बादलों के रूप में शायद वही ऊर्जा जिसे परमात्मा बोलते हैं, शायद वही ऊर्जा तो हर जगह बादलों के रूप में फैल रही है, हवा के रूप में फैली हुई है ना। थोड़ी अटपटी लगेगी बात, कोई नहीं। संवाद में यही समस्या यही हो जाती है कि जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ, अनुभव हम लोगों के बिन होंगे तो समझ पाए तो बहुत अच्छा। तो इसके लिए हमें अपने मन में किसी भी तरह के विचारों का प्रोजेक्शन रोकना होगा, है ना। पूर्वाग्रह प्रेजुडिस, उससे बचना होगा। तभी परमात्मा उस सफेद पर्दे पर नजर आएगा जिस पर अब तक आपके मन के द्वारा कुछ ना कुछ अनाप शनाप प्रोजेक्शन चल रहा है। और तभी किसी भी और विषय पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या आपके मोहल्ले का हो, आस पड़ोस का हो, है ना, तभी, या कोई भी समस्या हो, तभी दूसरे की बात हम ठीक ठीक उसी तरह से समझ पाएंगे जैसे कि वो बताना चाह रहा हो, है ना। और तब शायद उसका समाधान निकले। और एक छोटा सा उदाहरण, और हम लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, कई बार बादल दिख जाते हैं और आसमान में, और हम बोलते हैं अरे यार ये छवि देखो, किसी कोई बोलेगा शिव दिख रहे हैं, है ना। कोई बोलेगा कि ये तो शिव का सा आकार दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो तुम, है ना। और तो शायद उसका दोस्त हो, वो किसी और मनोदशा में हो, वो बोलेगा नहीं यार, मुझे तो बड़ी एक सुंदर स्त्री की या एक पुरुष का सा आकार नजर आ रहा है। तो अपने मन के विचारों के अनुसार मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हमारा मन आकार चुन लेता है, प्रोजेक्ट कर देता है सामने पर्दे पर। तो अब लंबा हो गया डिस्कशन, इसको थोड़ा जल्दी कंक्लूड करते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि एक सरल, अगर कोई व्यक्ति सरल है, अपने पे काम करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, इस तरह की उसकी नीयत है, सरल है, होश से भरा हुआ है, सुलझने की कोशिश कर रहा है ना, अंदर के विचारों के चश्मे को उतारना चाहता है ना, तो शायद वो देख पाए ठीक वैसा जैसा कि असल में है। शायद वो सुन पाए ठीक वैसा जैसा कि सुनाई दे रहा है ना। सुना आपने, बोला जाता है कि जब कोई भी आवाज नहीं थी तो एक ओमकार की ध्वनि थी, है ना। और कई लोगों के जिनके तजुर्बे गहरे ध्यान में हैं, जब गहन शांति में, तो वो ध्वनि उन्हें फिर सुनाई देनी पड़ जाती है, लग जाती है। तो ये सारे फिल्टर जो आंखों पर लगे हुए हैं, ये सारे पर्दे जो कान पर लगे हुए हैं, अगर ये सब हट पाए तो जो जैसा है वही वैसा देख सकते हैं, वैसा सुन पाएंगे, है ना। तो मैंने बोला एक सुलझा व्यक्ति के पास संभावना है कि वो ठीक जैसा है वैसा देख और सुन पाए। वहीं पर अगर थोड़ा भी ईगो है या अहंकार है या एक बेहोशी छाई हुई है ना, तो उस व्यक्ति को तब शायद मुश्किल हो जाए, जो चीज वैसी है उसे वो वैसी समझ आ पाए। तो कहने का मतलब, जब तक हमारा अतीत यानी पास्ट, हमारी स्मृति यानी मेमोरी, हमारा पुराना ज्ञान, है ना, हमारा पुराना अनुभव, पुराना एक्सपीरियंस, है ना, जब तक ये बना रहेगा, तब तक वो सुनना या देखना नहीं संभव जो असल में है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया मैं, अब डेंटिस्ट के पास जाने का समय हो गया, आज्ञा दीजिए। आशा है कि हमारा ये जो संवाद है ये एक ठीक तरीके से शायद मेरा आपसे स्थापित हो पाया हो। नमस्कार।